नमस्कार दोस्तों। हम सभी के घरों में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर है जो कि ब्लड प्रेशर यानी बीपी की दवाई खा रहा होता है। बीपी की बीमारी बहुत कॉमन है, इसलिए आज ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। सर, आपका शो में स्वागत है। थैंक यू। सर, शो में आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें सभी को। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। मैंने एमडी की है मेडिसिन में और रिसेंटली मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन से एमआरसीपी की है और लगभग 12 वर्षों से मैं मेडिसिन की फील्ड में काम कर रहा हूँ। और ब्लड प्रेशर के मरीजों को हम आए दिन देखते रहते हैं, रोज़ उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस के साथ उनको देखते रहते हैं। यानी कि सर जो है डॉक्टर मेडिसिन के हैं। सर के पास 12 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है और सर कॉमनली हाइपरटेंशन और अदर बीमारी के मरीज देखते होते हैं। सर, आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे जानना आपसे कि ये जो बीमारी है ब्लड प्रेशर की, ये हाइपरटेंशन कितनी कॉमन है, क्या प्रेवलेंस है इसकी सर? यस, ये बहुत ज़रूरी है जानना डॉक्टर देवेंद्र। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या है जो कि बहुत ही कॉमन है। आमतौर पे 40% मतलब 100 में से 40 लोगों को ब्लड प्रेशर होने की संभावना होती है। ये है शहरी इलाकों में। ग्रामीण इलाकों में अगर हम बात करें तो लगभग 28%, 100 में से 28 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है। जो इसके साथ एक और बात मुख्य जुड़ी हुई है वो ये है कि लोगों को जानकारी नहीं होती। और ट्रीटमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें, जानकारी के अभाव की बात करें तो केवल और केवल 40% लोग ही ट्रीटमेंट ले पाते हैं शहरी क्षेत्रों में, और 11 से 15% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रीटमेंट लेते हैं। वो भी उनमें से भी केवल 20% और 10% लोग ही, मतलब आप कह लें कि शहरों में 100 में से 20 जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, और गाँव में 100 में से 10 लोगों का ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो पाता है। यानी कि सर बीमारी बड़ी कॉमन है, लेकिन काफी लोग दवा ही नहीं ले रहे हैं, जान ही नहीं पा रही बीमारी है सर। सर, ये जो आपने बताया कि बीमारी शहर में भी है और गांव में भी है, सर क्या ऐसा भी है कि बीमारी सिर्फ बुजुर्गों में है या फिर हर उम्र में बीमारी दिख सकते हैं सर? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि आज के समय में जैसा हमारा जीवन शैली हो गई है, जैसा हमारा खान पान हो गया है, उसके हिसाब से ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी नौजवान लोगों में भी ज़्यादा देखी जा रही है। उसको हम यंग हाइपरटेंसिव भी बोलते हैं। आमतौर पे 45 साल से ज़्यादा की उम्र में ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन अभी जिस तरह का लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से हम 26 साल, 30 साल इस उम्र में भी ब्लड प्रेशर के जो रोगी हैं वो आ रहे हैं। सर, बच्चों में भी क्या बीमारी दिख सकते हैं? बच्चों में ब्लड प्रेशर इतना कॉमन नहीं है, इतना अधिक नहीं देखा जाता, लेकिन कुछ एक बीमारियां हैं जिनको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसमें किसी बच्चों में अगर कोई किडनी की समस्या है, कोई नसों की समस्या है, या किसी ग्रंथि से जुड़ी हुई कोई समस्या है, जो हमारी ग्रंथियां होती हैं जैसे एड्रिनल है, थायराइड है, उनसे जुड़ी हुई यदि हार्मोन प्रॉब्लम, बिल्कुल सही कहा आपने, अगर हार्मोन प्रॉब्लम कोई ऐसी है तभी उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अदरवाइज बच्चों में जो कॉमन ब्लद प्रेशर है वो नहीं होता। सर, आपने बीच में कहा सेकेंडरी हाइपरटेंशन, तो अगला क्वेश्चन यही बनता है कि सर कुछ टाइप्स भी होते हैं हाइपरटेंशन के? बिल्कुल बिल्कुल सही। एक दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी का सीधे शब्दों में अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो वो प्राइमरी हाइपरटेंशन वो ब्लड प्रेशर है जिसमें कि हमारी जीवन शैली, और अगर हमारे परिवार में किसी को ब्लड प्रेशर है जिसको हम आनुवंशिक भी कह देते हैं। दूसरा, हमारा अगर मोटापा है, कोई स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, ज़्यादा नमक खाते हैं, ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, ये कहने का भाव कि जिनके अंदर ये अलग अलग कारण हैं, इन कारणों से जो ब्लड प्रेशर होता है, जिसमें कि कोई और समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है बिल्कुल, तो वो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है। और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो किसी अंग से जुड़ी हुई बीमारी, जैसे जिस सबसे बड़ा कॉमन कारण है किडनी से जुड़ी हुई समस्या। जिन लोगों को किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, जैसे आपने अभी हमने बात की थी बच्चों की भी, तो बच्चों को अगर कोई किडनी से जुड़ा हुआ रोग हो जाता है तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। किसी को किडनी की नस अगर तंग हो जाती है उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ग्रंथियों की बात जैसे हमने की, थायराइड है, एड्रिनल है, अगर उससे जुड़ी हुई कोई समस्या है, या कभी कभी किडनी के ऊपर एक ग्रंथि है उसमें एक ट्यूमर बन जाता है, उसके कारण जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उन सबको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो यानी कि सर हाइपरटेंशन को मोटा मोटा प्राइमरी सेकेंडरी में बांट देते हैं। प्राइमरी कॉमन है जिसमें कोई बीमारी नहीं है पर खान पान से शायद दिक्कत होती होगी, और सेकेंडरी में सर कोई डिफेक्ट रहने वाला है, कोई किडनी बीमारी है या कोई हार्मोन का प्रॉब्लम है। सर, हाइपरटेंशन की बीमारी है उसके सर अगर किसी का बीपी ज्यादा है तो लक्षण सिम्टम्स क्या क्या आएंगे सर? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि आमतौर पर लोगों को, जैसे हमने शुरू में बात की कि जानकारी नहीं होती, तो लोगों को ये भी लगता है कि
ब्लड प्रेशर के लक्षण नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है तो मैं क्यों ब्लड प्रेशर चेक कराऊं? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर एज सच ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते, मतलब किसी का के कोई सिम्टम नहीं होते। कोई सिम्टम नहीं होते कि अगर हम किसी का बीपी चेक करेंगे तभी पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। लक्षण केवल तभी होंगे कुछ एक खास जो अगर दिक्कत हो रही है, जैसे कि मान लो किसी का ब्लड प्रेशर 150-100 रहता है रोज, लेकिन किसी दिन किसी कारण से अचानक से उसका ब्लड प्रेशर 200-120 चला जाए, जिसको हम एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन कहते हैं। उस समय पर उसको लक्षण हो सकते हैं सर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी आना, आँख की नज़र में दिक्कत होना या दिल की धड़कन में दिक्कत होना, छाती में दर्द होना, वो अलग एक कंडीशन है, या अदरवाइज कोई लक्षण नहीं यानी कि होते। सर अगर किसी को बीपी की बीमारी है, बीपी ज्यादा रहता है, सिम्टम कोई नहीं आएंगे बशर्ते कोई कॉम्प्लिकेशन बनने लगे। कॉम्प्लिकेशन तो सर जैसे अगला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि अगर मान लीजिए अगर किसी को बीपी चेक करना है, बीपी चेक कैसे करें और कब कहेंगे कि बीपी बढ़ा हुआ है सर? बिल्कुल, ये डायग्नोसिस या हम कह दें कि किसी को आपको कहना है कि हाँ आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो, है कि नहीं? इसके लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जैसे कि इसके कोई लक्षण नहीं है। किसी भी बीमारी को हम डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले लक्षण ही देखते हैं, तो बीपी के लक्षण नहीं होते। दूसरा, कभी भी एक बार किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ जाए उसको हम नहीं बोलते कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया है। कम से कम 2-3 हफ्ते की मॉनिटरिंग हम बोलते हैं कि 2-3 हफ्ते में कम से कम 3-4 बार जांच हो जाए, और हर बार अगर किसी का ब्लड प्रेशर आ रहा है ज़्यादा, तो उसके बाद हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा ये है कि या कोई मरीज ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर के साथ आ रहा है और उसको कोई किसी अंग से जुड़ी हुई समस्या है, आंखों में समस्या है, किडनी की समस्या है, हार्ट की समस्या है, तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ आपको ब्लड प्रेशर है। सर जैसे बीपी जो है, बीपी की जब भी हम सुनते हैं किसी बीपी, तो कोई कहता है कि बीपी बढ़ा हुआ है, ऊपर वाला बढ़ा हुआ है, निचला बढ़ा हुआ है, तो बीपी के सिर्फ कंपोनेंट क्या-क्या है और कब बोलेंगे कि नॉर्मल है और कब से ऊपर हाई हो गया सर? जी, तो इसमें अलग-अलग गाइडलाइंस हैं जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़ अलग-अलग, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे वैल्यूज़ हैं, लेकिन आमतौर पे सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर देखा गया है और उसका एवरेज 140-90 से ऊपर आता है, तो उसको हम ब्लड प्रेशर मानते हैं। अगर घर में ब्लड प्रेशर देखा गया है, तो उसको 135/85, नीचे वाला ब्लड प्रेशर 85 और ऊपर वाला 135 अगर है, उससे ज़्यादा है, तो हम उसको ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में मानते हैं। यानी कि 140/90 बीपी हॉस्पिटल में, 135/85 घर पर। इससे अधिक बीपी है और मल्टीपल ओकेजन्स पे आ रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही बार नापा आपने, तो तब आप कहेंगे कि हाइपरटेंशन है। सर बीपी को नापने के तरीके कितने हैं? जैसे हमने आमतौर पर देखा है कि मशीन रखी होती है, उसके अलावा कोई तरीका है सर? ब्लड प्रेशर नापना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ज़रूरी काम है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कई बार लोगों को ज़्यादातर लोगों को ठीक से ब्लड प्रेशर नहीं देखते हैं, इसी वजह से उनको या तो कह दिया जाता है उनका बीपी लो है या ज़्यादा है। तो ब्लड प्रेशर देखने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि कभी भी ब्लड प्रेशर देखना है तो उससे आधे घंटे पहले तक किसी भी इंसान ने कोई कॉफ़ी या स्मोकिंग या किसी तरह का तंबाकू का सेवन ना किया हो, और उसको कम से कम 10 मिनट आराम करना चाहिए। फिर उसको एक चेयर पर, जिसमें कि बाजुओं भी हों, बाजू उसके आराम में हो, पाँव दोनों ज़मीन पर जुड़े हों, और फिर वो ब्लड प्रेशर यहाँ रिलैक्स पोजीशन देखा जाता है। तो वो ब्लड प्रेशर जो देखना है उसका भी एक तरीका है, जो जिस तरीके से देखा जाए वो तरीका सही होना चाहिए। जो कफ हम लगाते हैं, जो यहाँ पर ब्लड जो पट्टा है, जो वो पूरे साइज़ उसका ठीक होना चाहिए, वो ठीक से रैप किया हो बाजू के अराउंड, तभी हम उस ब्लड प्रेशर को सही बोलेंगे कि ये ब्लड प्रेशर सही है। दूसरा, जो लोग घर में ब्लड प्रेशर देखते हैं, आमतौर पर होता है कि इलेक्ट्रॉनिक आजकल आते हैं, डिजिटल वाले जो होते हैं। जी, वो बिल्कुल, वो कई तरह के आते हैं। वो यहाँ पर बाजू पर लगाने वाले भी हैं, रिस्ट पे लगाने वाले भी हैं। तो रिस्ट वाला तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, इवन फिंगर वाले भी हैं, तो वो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर सही नहीं होता। लेकिन जो बाजू वाले हैं, उसके लिए भी, जो घर में मॉनिटर करने वाले हैं, उनके लिए ये सलाह होती है कि वो ब्लड प्रेशर देखें 5 बार, हफ्ते में 5 बार, सुबह भी और शाम को भी। और उन 5 बार जो उन्होंने सुबह शाम ब्लड प्रेशर देखा है, उसका एवरेज निकाल करके जो ब्लड प्रेशर आएगा वही होगा। ऐसा नहीं है कि मशीन पड़ी है घर में और काफ़ी दिन से वो रखी है 2-3 महीने से, और अचानक से आप उसको उठा के ब्लड प्रेशर देखें और पहली रीडिंग को मान लें कि वो बीपी है, वो नहीं। यानी कि सिंगल रीडिंग से कहना मुश्किल है, कम से कम 5 बार, 5 दिन जो है आप सुबह शाम देखें, उसकी एवरेज लें, वो बीपी जो आएगा तकरीबन वही आपका सही बीपी आएगा। सर जैसे कोई पेशेंट आपके पास आया, उसका बीपी हाई था, हाइपरटेंशन का मरीज है, तो सर आप टेस्ट क्या करते होते हैं? बिल्कुल, ये टेस्ट हमें 2 तरह के प्लान करते हैं। एक टेस्ट हम करेंगे कि ये देखने के लिए कि कहीं उनको सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो नहीं है, ठीक है? जैसे कोई किडनी की समस्या तो नहीं है, तो किडनी के टेस्ट करने हैं। अगर हमें लग रहा है कि किसी ग्रंथि की समस्या से है, तो थायराइड का टेस्ट करना है।
अगर जो यंग नौजवान आ रहा है कोई और उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उसमें हमें डाउट होता है कि कहीं किडनी की नस से संबंधित दिक्कत तो नहीं है, वो टेस्ट करेंगे। अदरवाइज जो ब्लड प्रेशर में दूसरी तरह के टेस्ट होंगे वो इसलिए होंगे कि हम देखना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर से, हाँ बिल्कुल, कि कोई उनके अंगों में ऑलरेडी कोई खराबी तो नहीं आ चुकी है ब्लड प्रेशर से, जिसमें कि आंखों की जांच है, गुर्दे की जांच है, ईसीजी करना है, हार्ट के लिए कोई टेस्ट करने की जरूरत है। साथ में कोलेस्ट्रॉल देखना और शुगर देखना भी जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो अगर उनको साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है, शुगर भी है, तो उनको हार्ट से संबंधित या लकवा जिसको कहते हैं उसका खतरा बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि सर बीपी में आप जब आता है पेशेंट आपके पास में, तो कॉम्प्लिकेशंस को भी देख लेते हैं हार्ट के। सर मान लीजिए किसी पेशेंट को बीमारी है बीपी की और पता लग भी गया, लेकिन चूंकि आपने बताया पहले कि सिम्टम्स कोई नहीं होते, हाई बीपी होने के बावजूद कोई मरीज ऐसा भी है जो कि दवा नहीं खा रहा है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं सर? बिल्कुल। अभी अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डेटा शेयर करना चाहूँगा। 1990 तक जो डेटा था, जो आंकड़े थे, वो ये बताते थे कि इन्फेक्शन से संबंधित रोग जैसे कि निमोनिया हो गया, दस्त उल्टी हो गया, टीबी हो गया, ये बहुत बड़े कारण थे किसी भी मरीज की डेथ होने के लिए या अंगों के खराब होने के लिए। लेकिन 2016 के बाद से आंकड़ों में बदलाव आया है। अब हार्ट अटैक एक बहुत बड़ा कारण हो गया है, लकवा एक बहुत बड़ा कारण हो गया है, किडनी का खराब होना एक बहुत बड़ा कारण हो गया है, जिसके कारण लोगों की डेथ हो रही है और उनको लाचारी हो रही है, डिसेबिलिटी हो रही है। तो ये तीनों के तीनों बीमारी ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण बढ़ती है। तो अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज इलाज नहीं करता है तो उसको हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, हार्ट फेल होने का खतरा होता है, उनके गुर्दे खराब होने का खतरा होता है, उनको लकवा होने का खतरा होता है, जिसको आमतौर पे हम कहें कि दिमाग की नस में थक्का जम जाता है, या ब्लीडिंग ब्रेन हेमरेज जिसको कहते हैं वो हो सकता है, या आंखों की नजर जा सकती है। तो ये यानी कि सर हाइपरटेंशन जो है भले ही सिम्टम्स ना दे, पर इट इज लाइक साइलेंट किलर, जो पहले कह रहे थे कि अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो समय के साथ कॉम्प्लिकेशन बन सकते हैं। सर जब आपके पास कोई मरीज आ जाता है, उसको बीपी ज्यादा भी है, हाइपरटेंशन है, तो सर ट्रीटमेंट आप क्या शुरू करते हैं सर? जी, ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो उम्र देखना जरूरी होता है। जो नौजवान लोग हैं, 50 साल से कम के लोग हैं, उनको हम अलग तरह की दवाई देते हैं। जो 50 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, उनको अलग तरह की दवाई देते हैं, क्योंकि ये पाया गया है कि जो नौजवान हैं उनमें कुछ एक मुख्य कारण किडनी से संबंधित होते हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो उनको आमतौर पे हम कह लें कि एस इनहिबिटर या हम ARB उन दवाओं का नाम बोलते हैं, वो प्रेफर करते हैं। जो बुजुर्ग हैं उनको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसको आमतौर पे हम लोडीपिन लोग कहते हैं, वो प्रेफर की जाती है देने के लिए। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि किसी मरीज को साथ में कोई किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए दवाइयों का चयन किया जाता है। यानी कि दवाई देते वक्त आप ये देखते हैं कि कितनी उम्र है पेशेंट की और साथ में क्या बीमारियां मौजूद हैं। सर जैसे अभी आपने खुद ही बताया कि सर ये लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारी है, हाइपरटेंशन भी, ये डायबिटीज भी और लिपिडीमिया भी। तो सर कुछ लाइफस्टाइल संबंधी राय देंगे आप इसके लिए? हाँ, उसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस कहते हैं, कि जो दवाइयों के अलावा हम एडवाइस करते हैं। तो सबसे पहली एडवाइस तो ये रहती है कि अगर कोई स्मोकिंग करता है तो वो बंद की जाए। अल्कोहल कोई लेता है तो उसको मॉडरेशन, मतलब कम से कम लिया जाए। और दूसरा, अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करना है। वेट कम करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम देखते हैं आमतौर पे कोई 8 से 10 किलो भी अपना वजन कम करता है तो उसका ब्लड प्रेशर भी कम से कम 6 से 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जो 6 से 8 की संख्या तक वो गिर जाता है। सबसे बड़ी बात जो डाइट में, क्योंकि आजकल की जो डाइट है, जो खान पान है हमारा, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आमतौर पे हम जो जितना भी पैकेट फूड है, जो पैकेट में आ रहा है, चाहे वो मीठा भी हो, चाहे हम समझते हैं कि ये जूस है, लेकिन वो होता मीठा है, लेकिन उसके अंदर भी नमक एडिड होता है, सॉल्ट एडिड होता है। तो सोडियम कंटेंट जितना हो सके वो कम करना है। उसको कम करने के लिए टेबल सॉल्ट हटाने के लिए सबसे पहले कहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा सॉल्ट खाने में नहीं करना है, ऊपर से नमक नहीं डालना है। जो जितने भी हमारी अचार हैं, चटनी है, केचप हैं, सॉस हैं, उन सब में नमक ज़्यादा होता है, वो इस्तेमाल नहीं करना है। और जितने पैकेट में फूड आते हैं वो इस्तेमाल नहीं करना है। इसको हम डैश डाइट भी कहते हैं, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसमें हम कहते हैं कि आप हरी सब्जियां, सलाद, फल फ्रूट वो ज़्यादा लें, उसका सेवन ज़्यादा करें, और जितने भी पैकेट वाले प्रोडक्ट हैं वो उनको कम करें। डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, दाल सब्जी जो कॉमन हमारा खाना है वो सब ले सकते हैं, लेकिन बस नमक को कम करना है और तली हुई चीज़ों को कम करना है। सोडियम कम, पोटेशियम ज़्यादा। सर सर ये तो आपने बताया खाने के लिए। सर एक्सरसाइज का कुछ रोल रहेगा? एक्सरसाइज का रोल है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ब्लड प्रेशर की, अगर आप वजन कम करते हैं तो एक्सरसाइज में हम एडवाइस करते हैं कि हल्की एक्सरसाइज करें।
अभी जब आपको ब्लड प्रेशर है तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे जाकर के हैवी वेट उठाना शुरू कर दें, तो हल्की हल्की एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि हल्की जॉगिंग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर स्किपिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, हल्की एक्सरसाइज के बाद फिर बॉडी वेट एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं, कि कोई भी तरह के डंबल या वेट ना उठा करके केवल बॉडी वेट वाली जो एक्सरसाइज होती है, जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइज, जैसे कि कई तरह के डांस हैं, जुम्बा है, एरोबिक एक्सरसाइज है, या आप पुशअप कह लें, उठक बैठक कह लें, वो जो आपके बॉडी वेट से संभव होती है, वो करने से ब्लड प्रेशर में काफ़ी सुधार होता है। यानी कि सर दवाई के साथ साथ डाइट भी और एक्सरसाइज भी ध्यान देनी पड़ेगी सर, क्योंकि हाइपरटेंशन की बीमारी काफी कॉमन है, तो आम सी बात है, काफी कॉमन मिथ्स रहेंगे। सर आपने काफी टाइम से पेशेंट देखे हैं, हाइपरटेंशन के ट्रीट भी करते हैं उनको, कुछ कॉमन भ्रांतियां देखी हो आपने मरीजों के अंदर? सर सबसे बड़ी भ्रांति तो डॉक्टर देवेंद्र ये देखने में मिलती है कि अक्सर मरीजों को जब हम जांच करते हैं और बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो आप फिर एक हफ्ते बाद आइए, नमक कम करिए, फिर एक हफ्ते बाद देखते हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो फिर हम उनको बोलते हैं कि अब आपको दवाई खानी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल उनका यही होता है कि मुझे कोई लक्षण नहीं है, मैं दवाई क्यों खाऊं? तो ये एक मिथ है कि ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण होते हैं। ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर इसीलिए बोलते हैं, इसके कोई लक्षण नहीं है और आपको दवाई खानी चाहिए। दूसरा जो मिथ आमतौर पे हम ओपीडी में देखते हैं वो ये होता है कि अगर मैंने एक बार दवाई शुरू कर दी तो इसकी आदत हो जाएगी, ये सारी उम्र खानी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि खासकर नौजवानों में ये देखा जाता है, इवन बुजुर्गों में भी कई पेशेंट में ऐसा होता है कि कुछ सालों की दवाई के बाद कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब आपको दवाई की जरूरत नहीं रहती। तो ऐसा नहीं है, दवाई कम ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और बंद भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार शुरू कर दी तो उसकी आदत हो जाती है। और सर और कोई मिथ, जैसे उनको लगता है कि दवाई खाने से मेरे गुर्दे खराब हो जाएंगे या लीवर खराब हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं है। कुछ एक मरीजों को छोड़ करके, जैसे किसी की किडनी की नस तंग है, वो अलग, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन वाला ग्रुप है, उसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सी दवाई सूट करेगी, कौन सी नहीं करेगी। वो डॉक्टर आपकी जांच करके ही दवाई आपको एडवाइस करेंगे। एक बड़ा कॉमन मिथ रहता है लोगों की, गुस्सा बहुत आता है, इसको कभी भी हाई रहता होगा, ऐसा कुछ है सर क्या? नहीं, वो अगेन उसी बात पे मैं आऊंगा कि ये लक्षण नहीं है ब्लड प्रेशर का। ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि जिसको हम देखें कि इसको गुस्सा भी आता है और बीपी भी बढ़ रहा है, लेकिन ये बीपी की वजह से नहीं होता। ऐसा नहीं है सर, काफी बार लोग कहते हैं कि मेरा बीपी हाई हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, कुछ कहते हैं कि मेरा बीपी लो हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा है सर? नहीं, ये इस सब से नहीं जुड़ा हुआ है सर। काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, खास करके जो कि नॉन एलोपैथिक वगैरह है, या बाकी काफी लोग क्लेम करते होते हैं कि ये दवा, ये कोर्स, ये काढ़ा, ये जड़ी खाने से आपका बीपी डर से खत्म हो जाएगा। कुछ सच्चाई है इसमें सर? देखिए, हम आंकड़ों पर बात करते हैं, रिसर्च पर बात करते हैं कि जो शोध हुआ हो, उस पे अनुसंधान हुआ हो, उसके बाद ही जो दवाइयाँ आती हैं, और लाखों मरीजों पर कई सालों में, जैसे अगर हम बात करें तो एलोपैथी में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि 200-500 वर्षों से इस्तेमाल हो रही हैं और लाखों मरीजों पर इस्तेमाल हुई हैं। उसके बाद जो हमें डेटा मिला है, जो हमें शोध से पता चला है, तो उस दवाइयों के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन ये सब जो दावे हैं, ये खोखले होते हैं, क्योंकि ना तो उन दवाइयों का शोध हुआ होता है, ना उनके ऊपर कोई रिसर्च हुई होती है, बस क्लेम रहता है और वो क्लेम करते हैं। वो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि वो केवल लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है। ये ऐसे झांसों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन दवाइयों के लेने से नुकसान भी हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि दवाई बंदा ले रहा हो और बीपी बढ़ा ही रहे और कॉम्प्लिकेशंस के साथ बाद में आए। सर आपसे बात करके आज काफी हद तक हमें बीपी की बीमारी के बारे में पता लगा। सर खत्म करने से पहले आपकी तरफ से एक संदेश व्यूअर्स के लिए। सर थैंक यू। मेरा संदेश सभी के लिए यही रहेगा कि ब्लड प्रेशर को हल्के में ना लें, इग्नोर ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ज़रूर नियमित जांच कराएं, कम से कम 3-4 बार डॉक्टर को दिखा करके। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो पहले तो उसका कारण जानने की कोशिश करें, अगर कारण क्या है ब्लड प्रेशर का, और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है साथ में। उसके अलावा दवाई जब डॉक्टर देते हैं तो आपके भले के लिए देते हैं, ताकि आपको आने वाले समय में हार्ट अटैक से बचाया जा सके, अधरंग से बचाया जा सके, गुर्दे खराब होने से बचाया जा सके, आपकी आंखें ठीक रहें। तो दवाइयाँ आपके भलाई के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो उनकी सलाह को ज़रूर मानें। यही मेरा संदेश है। तो दोस्तों, हमने जाना बीपी के बारे में। अगर ब्लड प्रेशर को लेकर के आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे कुछ नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सर।